हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच ऑल्सो इज एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। छोटा सा एसे है, 4 पेज का एसे है। फटाफट से कवर कर लेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हैंड रिटन चार्ट इस किताब में, इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। ये जो मेरी किताब है ये भी तुम्हें वहीं से मिल जाएगी एंड सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी तुम कर लोगे। 5 मिनट लगेंगे जब वो हैंड रिटन चार्ट समझ जाओगे। बच्चे तो कमेंट कर रहे थे कि सर मैं तो समझने आया था, याद भी हो गया साथ में, तो याद भी हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही आता है। 4 मार्क पक्के करो, 4 करके ही 40 बनते हैं। ठीक है जी, फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ आर ऑडिट अभ्यास बैच सीरीज। अभ्यास बैच क्या है सर? अभ्यास बैच इज अ फास्ट ट्रैक कम रिवीजन बैच, जहाँ मैं स्टोरीज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू तुम्हें सारी चीज़ें याद कराता हूँ। नोट्स सारे फ्री हैं, हैंड रिटन चार्ट्स सारे फ्री हैं। टेलीग्राम चैनल @CA विद चिराग में तुम जाके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करे हैं हमने, सारे एसेस कवर करें। क्वेश्चंस मैंने चैप्टर के साथ ही कवर करें, तो इस चैप्टर में भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चार्ट के थ्रू हर एक चीज़ को याद करने वाले हैं और लास्ट ईयर के RTP, MTP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन अभ्यास बैच सीरीज। सब आप देने वाले भैया, सब मैं देने वाला। तुमसे भी मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? वादा चाहिए कि भैया आई विल डेफिनेटली स्कोर एग्जेम्पशन इन ऑडिट। ठीक है जी, ये अभ्यास बैच, इस तरह का बैच, इस तरह की वीडियोस इसमें डल रही हैं, जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हो। एक चैप्टर की एक वीडियो 100% ICAI स्टडी मटेरियल पे, मेरे चैप्टर के हर एक पेज के ऊपर ICAI स्टडी मटेरियल नंबर है कि भैया ICAI के इस पेज से उठाए। तो अब तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ छूट गया क्या, कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी क्या। कभी भी जाओ, कोई भी पेज मिला लो, सैम्पल बेस पे 4 5 6 पेज मिला लो, तुम्हारे दिल की पूरी तसल्ली हो जाएगी कि भैया कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर कीवर्ड्स दे ही रखे हैं, प्रेजेंटेशन बेटर कर ही रखी है, चार्ट मैं तुम्हें दे ही दूंगा। ठीक है जी, तो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन चार्ट इन अभ्यास बैच। और इस बैच का बस एक टारगेट है कि तुमसे तुम्हारे ऑडिट के पेपर में एग्जेम्पशन दिलवाना। भैया एग्जेम्पशन ऑडिट में आती भी क्या? आती है ना मेरे बच्चे, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या है कि सबसे पहले तुम देखोगे इस अभ्यास बैच को, स्ट्रैटेजी की वीडियो डली भी हुई है, जाके देख सकते हो। अभ्यास बैच की सारी वीडियोस देखोगे, सब कुछ समझ में आएगा, दुनिया भर की चीज़ें याद हो जाएंगी। आधा सिलेबस तो तुम्हें वीडियोस में ही याद हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चंस भी हम वहीं कर लेंगे। तो हाफ ऑफ योर जॉब इज डन। सर हाफ ऑफ योर जॉब, सिलेबस तो पूरा कराया ना? पूरा सिलेबस है, लेकिन काम अभी तुम्हारा आधा हुआ है। अगला काम तुम्हारा ये है कि अपनी किताबों को तैयार करना है फॉर द 1.5 डेज। तुम्हें आज ही पता है कि भाई आखिरी दिन 1.5 डेज मिलने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले, तो उसकी तैयारी आज से शुरू करो। अपनी किताबों में मार्किंग करो कि मैं क्या क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके आगे लिखो कि ये इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक्स तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं वहाँ लगाओ स्टिकी नोट्स, उसमें लिखो कि मैंने क्या बताया है। किताब लेके बैठो, हाइलाइटर लेके बैठो, स्टिकी नोट्स लेके बैठो, तैयारी से बैठो, वहाँ पर मार्किंग करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से फलाना ट्रिकी क्वेश्चन आया था जो सर ने वीडियो में दिखाया, और ये टॉपिक मुझे मुश्किल लगता था, तो ये फलानी एक्सप्लेनेशन सर ने दी है, ताकि आखिरी दिन तुम सिर्फ एक किताब को रेफर कर पाओ, तुम्हें बार बार मेरी वीडियोस रेफर करनी नहीं पड़े या कहीं और जाना नहीं पड़े। ठीक है जी, जिस दिन तुमने करा ना, तुम्हें दिखेगा इतनी सारी मार्किंग, अरे भाई ये सब तो मैंने करा हुआ है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बहुत ईजी हो जाती है तुम्हारे लिए चीज़ें, बहुत कम टाइम में तुम सारी चीज़ों को कवर कर पाते हो। वंस यू हैव डन दिस, यू हैव कम टू योर 80% ऑफ द सिलेबस, 80% ऑफ योर रास्ता इज कवर्ड। एंड नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी है, उसके बिना समाधान है ही नहीं, वो देनी ही है। टेस्ट आप स्किप नहीं कर सकते हो, ऑप्शनल नहीं है, वो मैंडेटरी है। टेस्ट जब तुम देते हो ना, उसका पॉइंट ये होता है कि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो और वहाँ से क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, फिर सारी गलतियाँ तुम जाके पेपर में करते हो। ठीक है जी, तो मेरी जो टेस्ट सीरीज है
उसमें सारे टेस्ट या तो मैं चेक करता हूँ या फिर क्वालिफाइड सीएस चेक करते हैं, फिर वो मुझे भेजते हैं और मैं मॉनिटर करता हूँ, रिमार्क्स डालता हूँ कि भाई तेरी प्रेजेंटेशन में गलती है, तेरी लैंग्वेज में गलती है, तेरे को यहाँ से ये ऐसी चीज़ें सुधारनी है, ये चीज़ बेटर करनी है, फिर जाके तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज और बुक्स दोनों ही तुम chiragkarclasses.com से जाके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, एक हफ्ते में बुक्स आ जाएंगी तुम्हारे घर। पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश मत करना, हालांकि दे रखी है मैंने, लेकिन मैं भी जानता हूँ और वो तुम भी जानते हो कि भैया पीडीएफ से नहीं होती पढ़ाई, फालतू की बातें हैं। किताब मंगाओ, तमीज से पढ़ो, अटेम्प्ट दो, आगे बढ़ो, फाइनल में मिलेंगे। ठीक है जी, अटके मत रहो फालतू की चीज़ों के चक्कर में। टेस्ट सीरीज मेरी भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन बस मेक श्योर करना कि वो तुम्हें इवैल्यूएट सही से करके दें। मैंने देखा बहुत सारे लोग नहीं सही से करते हैं इवैल्यूएट। अब क्योंकि मैं तो टीचर हूँ तो मुझे तो पता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ आंसर की दे दी तो वो ढंग से नहीं करता है इवैल्यूएट। फिर वही वाली बात है कि यार ना ही तुम्हें पता चलता है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, नंबर मिल जाते हैं। तो भाई टेस्ट सीरीज भी बहुत सोच समझ के लेना, है ना। मेरी ले लो, बहुत सही है, चिंता मत करो। ठीक है जी, और कहीं से भी लेनी है वहाँ से भी ले सकते हो। बस ये देख लेना कि रिमार्क्स मिलते हो, तुम्हें बस उससे पता चल जाए कि भाई मेरे को आगे कहाँ जाना है, कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। ओके जी, जब आप ये टेस्ट सीरीज भी दे लोगे देन यू आर रेडी फॉर द वॉर। ठीक है, अब तुम आईसीए के एग्जाम में जाओगे और तुम्हें इस बार पता होगा कि भाई तेरा भाई पड़ जाएगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं अपने सेशन को, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक एग्जाम्पल है ऑडिट प्रोग्राम। ये ऑडिट प्रोग्राम तुम अपने चैप्टर 2 में पढ़ते हो। मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। जब भी एक प्रिंसिपल जो है अपने आर्टिकल को या अपने नीचे सीए को भेजता है कि भाई तू जाके उस क्लाइंट की ऑडिट करके आ, तो प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि यार ये आर्टिकल निकम्मा है, कुछ भूल ना जाए, तो उसको वो एक ऑडिट प्रोग्राम बना के देता है कि भैया तेरे को ना आज ये फलानी फलानी चीज़ें करनी है, ये स्टेप्स जाके परफॉर्म करने। वो उसमें लिख के देता है कि भैया ये स्टेप जो तू परफॉर्म करना है, इसके बाद तेरे को क्लाइंट से क्या चाहिए, वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो उसमें तू क्या देखेगा और ये सारा काम तू आखिर कर क्यों रहा है, हर एक चीज लिखी होती है। देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भैया क्लाइंट से ना फिक्स एसेट का रजिस्टर ले ले। फिर रजिस्टर लेने के बाद देख कि जो कैपिटलाइज करी हुई है आइटम वो एंटिटी की पॉलिसी के हिसाब से ही है। फिर देख जरा पॉलिसी में कि अमेंडमेंट कौन कौन कर सकता है रजिस्टर में, और फिर ये देख कि जिस बंदे ने अमेंडमेंट करी हुई है क्या वो बंदा ऑथोराइज्ड था भी कि नहीं। ठीक है जी। फिर आर्टिकल के लिए इंस्ट्रक्शन है कि देख भाई फिक्स एसेट रजिस्टर को जनरल लेजर से रिकंसाइल किया जाता है कि नहीं किया जाता। फिर उसको कहता है कि आर्टिकल जी देख लेना, क्लाइंट से पूछ लेना कि क्या फिक्स एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, और फिक्स एसेट रजिस्टर से मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता। क्यों देखना है? ताकि आप एग्जिस्टेंस चेक कर सको। ये सब क्या थे? ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स जो एक क्लाइंट को करने हैं, सॉरी एक आर्टिकल को या फिर एक सीए को जो ऑडिट पे जा रहा है उसको करने हैं। अब आर्टिकल ने मान लो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये अभी तक नहीं करा है, तो आर्टिकल ने जो जो चीजें कर ली वहां पर ये अपने साइन करेगा परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, फिर ये सारी चीजें उसका कोई सीनियर अप्रूव भी करेगा, तो वो सीनियर ने जब देख लिया तो सीनियर अपने साइन करेगा कि हाँ भैया ये सब ठीक है। इससे पता लगता रहता है कि भैया किसने काम परफॉर्म किया, किसने उसको रिव्यू किया, किसने उसको अप्रूव किया, अकाउंटेबिलिटी कौन लेने वाला है, प्रोग्रेस क्या हो रही है ऑडिट की। ठीक है, क्या क्या काम एक्चुअल में हो चुका है, कोई काम करना है तो आखिर करना ही क्यों है, उसका पर्पस क्या है, और इससे उसको फलानी फलानी चीज़ों के बारे में एविडेंस मिल गया। ये क्या था? ये था ऑडिट प्रोग्राम, और ऑडिट प्रोग्राम भी एक तरह का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। तुम्हें मैं जरा एग्जाम्पल दिखाता हूं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। देखो जी, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कह रहे इसमें क्या क्या चीजें आती है। ऑडिट प्रोग्राम आता है, जो भी एनालिसिस आपने डेटा पे करा वो आता है, जो भी इश्यूज आपको मिले, इश्यूज मेमोरेंडम में क्या होता है, जो भी इश्यूज आपको मिले
आपने क्या प्रोसीजर करे, और फाइनली उनका क्या कंक्लूजन निकला, वो होता है इश्यूज मेमोरेंडा। जो भी सिग्निफिकेंट जरूरी मैटर्स आपने ऑडिट में डील किए उनकी एक समरी आप डॉक्यूमेंट करके रखते हो। आपने क्लाइंट से कोई रिप्रेजेंटेशन ली, आपने डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली, तो वो भी पार्ट बनता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का। आपने कोई चेकलिस्ट बनाई कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये फलानी फलानी चीज़ें चेक कर ली, तो वो भी पार्ट बनता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का। कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत, जो भी आपने TCWG के साथ करी, कम्युनिकेशन करी, मैनेजमेंट के साथ करी, वो सब चीज़ें पार्ट बनती है आपके डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी 50,000 तरह की चीज़ें आती है डॉक्यूमेंटेशन में। बेसिकली हम ये बोलते हैं कि भैया आपने जो काम डॉक्यूमेंट किया नहीं, हम ये मानेंगे कि आपने वो काम किया ही नहीं, क्योंकि कल को किसी को दिखाना होगा तो कैसे बताएंगे कि आपने काम किया है कि नहीं किया, आपके वर्क पेपर से, आपकी डॉक्यूमेंटेशन से। तो अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं तो आपने वो काम किया ही नहीं। डॉक्यूमेंटेशन एक ऑडिटर के लिए ना सांस लेने जैसा होता है। बात समझ में आती है? ठीक है जी। देखो अब जरा चार्ट पे चलते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक रिकॉर्ड है किस चीज़ का? जो भी प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए, जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एविडेंस हमें मिला, उसका रिकॉर्ड, और उस एविडेंस के बेस पे हम किन कंक्लूजन्स पे पहुंचे, उसका रिकॉर्ड। क्या है डॉक्यूमेंटेशन? यही तो काम करते हैं ना हम। प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ताकि एविडेंस मिल सके, एविडेंस को इवैल्यूएट कर सके ताकि कंक्लूजन पे पहुंच सके, कंक्लूजन पे पहुंच के हम अपनी एक ओपिनियन दे देते हैं कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं करती। ठीक है जी। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड है ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स रीच्ड। फिर वो कह रहा है फॉर्म यानी कि फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सटेंट यानी कि कितना डिटेल में रहेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। डिपेंड करता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, कि आपने कौन से वाला प्रोसीजर किया। क्या आपने इंक्वायरी किया, क्या आपने इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन किया, क्या आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स किया, आपने कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया, हम उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अगर आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा तो उसका अलग डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो चिट्ठी आप लगा लोगे। अगर आपने इंक्वायरी करी तो उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा। ठीक है जी। फिर आपने ये जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, इनके कुछ रिजल्ट्स भी आए होंगे, तो वो आप डॉक्यूमेंट करोगे। ठीक है। रिजल्ट्स से आपने कुछ एविडेंस ऑब्टेन करे होंगे, फिर आपको ऑडिट के दौरान कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले होंगे। तो अगर बहुत सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स थे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका एक्सटेंट बढ़ जाएगा। आपने क्या जजमेंट ली, किन कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी रहती है। देखो ज़रा, और ये डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। साइज, एंटिटी जितनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन उतना ज़्यादा। चलो एक बार यहाँ से ही पढ़ते हैं। देखो कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन जो है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? साइज पे, कॉम्प्लेक्सिटी पे। एंटिटी जितनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन उतना ज़्यादा, एंटिटी जितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स उतने ज़्यादा करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंटेशन उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया उसके हिसाब से फॉर्मेट में हम उसे डालेंगे। रिस्क जितने ज़्यादा, डॉक्यूमेंटेशन उतना ज़्यादा। एविडेंस जितना सिग्निफिकेंट, एविडेंस जितना ज़रूरी, उतनी ज़्यादा डिटेल में हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। एक्सेप्शंस यानी कि गलतियां जितनी ज़्यादा, डॉक्यूमेंटेशन उतनी ज़्यादा। अगर हमें किसी कंक्लूजन को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है तो उससे भी अफेक्ट होता है। कोई ऐसा कंक्लूजन है जो पहली बार में देख के नहीं समझ में आ रहा, फिर हम डिटेल में घुसे तो हमें समझ में आया कि भैया ये बात ऐसी क्यों है, तो उसको भी आप डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन करोगे। मेथडोलॉजी आपने कौन सी यूज़ करी, टूल्स आपने कौन सी यूज़ करे, उसका भी फर्क पड़ जाता है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पे। देखो जी, शुरू से पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। इसको हम वर्किंग पेपर्स या वर्क पेपर्स भी बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? उसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड हो अपने रिपोर्ट के लिए, ताकि वो ये प्रूव कर पाए, एविडेंस रख पाए कि भैया हमने पूरी ऑडिट जो है
एसेज के हिसाब से करिए। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन से हमें क्या मिलता है, सबूत मिलता है कि हमने ऑडिट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। क्या होते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? दो होते हैं, तसल्ली लेना और तसल्ली देना। तसल्ली लेना इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, तसल्ली देना इज टू रिपोर्ट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन होगा तो पता चलेगा ना कि भैया हमने रीजनेबल अश्योरेंस ले ली थी, हर एक चीज का सबूत है हमारे पास। और डॉक्यूमेंटेशन से सबूत मिलता है कि भैया हमने ऑडिट जो है प्लान और परफॉर्म करी थी एज पर एसेज। पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? देखो, डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस के टाइम ना सिर्फ अपने दिमाग में ऑडिट प्रोग्राम को रखो। कह रहा है क्या पर्पस है? हम आर्टिकल को डायरेक्शन दे सके, हम उसके काम को सुपरवाइज कर सके, हम उसको उसके काम के लिए जिम्मेदार ठहरा सके। जब वो साइन करेगा तो वो अपने काम के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑडिट खत्म हो गई, टाइम निकल गया। अब मैटर्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर ऑडिट, हम अगले साल भी तो जाएंगे ऑडिट करने, तो हम पिछले साल वाले डॉक्यूमेंट्स उठा के देख पाएंगे ना कि भैया किस किस एरिया में क्या क्या गड़बड़ी मिली थी, है ना। फिर अगर कोई बाहर से रिव्यू करने आएगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होगा, तो उसमें काम आएगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था कि पंडित जी जो थे हन्नी का, चूचे का, लाली का, सबका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराते थे। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में भी काम आएगा। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होती है? जो टॉप का सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर होता है ना सीए फर्म का, वो सबके काम को रिव्यू करता है ताकि कोई भी रिपोर्ट जो है वो खराब नहीं जाए, सारी रिपोर्ट्स अप्रोप्रिएट जाए। रिव्यू कराना सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट के लिए मैंडेटरी है। बाकियों के लिए 4 का कर सकता है, बाकी 10 का नहीं भी कर सकता। ठीक है जी। फिर पर्पस क्या है? देखो वही प्लान एंड परफॉर्म करना, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करना, उसको उसके काम के लिए अकाउंटेबल ठहराना। ऐसे मैटर्स जो कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस वाले हैं, ऐसे मैटर्स जो कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस वाले हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना एसक्यूसी 1 के हिसाब से, और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कराना। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन क्या? जब सीए फर्म ऑडिट करती है तो कंपनी अपने अकाउंट सही से बना रही है कि नहीं, उसको देखने के लिए तो सीए फर्म है, लेकिन सीए फर्म ऑडिट अच्छे से कर रही है कि नहीं, उसको देखने के लिए होते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हुई या फिर नफरा, योर गुड ओल्ड फ्रेंड, फ्रेंडली नेबरहुड नफरा को तो आप जानते होंगे, नफरा ने अगर इन्वेस्टिगेशन बिठाई तो आप क्या दिखाओगे? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूं मैं तुम्हें एक बारी जरा देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी कितनी बार मेरे बच्चे इन्होंने पर्पस पूछा हुआ, और ये छोटा सा पर्पस है 4 नंबर के लिए। लाओ जरा 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेते। कह रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन, कि ऑडिटर ने अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए और ऑडिट जो है वो एसेज के हिसाब से परफॉर्म हुई थी, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से परफॉर्म हुई थी। ये तो इसने क्या बता दिया? ये तो इसने बता दिया नेचर। ठीक है, खुद ही बताई जा रहा है, अभी तक तो कुछ पूछा नहीं। फिर कह रहा है एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो क्वेश्चन घुमा हुआ नहीं था, क्वेश्चन तो सिर्फ एक लाइन का है, एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस बताना है। फिर मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी कोई स्टेटमेंट दे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दी तो आप अपने आंसर को स्टेटमेंट के साथ चालू करोगे और फिर पर्पस बताना शुरू करोगे। ठीक है जी, लिख लोगे। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे पर्पसेस सर्व करती है, उन पर्पसेस के बारे में बता दीजिए। ये तो सीधा सीधा ही पूछ रहा है। ठीक है, फिर एक नया मेंबर आया है ऑडिटर की फर्म में, उसको ऐसा लगता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कोई पर्पस ही नहीं है, एक्सप्लेन। तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पर्पस क्या है बता दो। पर्पस आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करना, अकाउंटेबल ठहराना, फिर मैटर्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, क्वालिटी रिव्यू और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस है। वीडियो समझ में आ रही है? चैप्टर समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दो ज़रा, और
पॉज करके एक अच्छा सा कमेंट मुझे कर दो, मुझे बता दो ज़रा कि सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑन डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपकी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर कह रहा है आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन उस हिसाब से करोगे कि कोई भी दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका आपके ऑडिट के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसका आपके ऑडिट के साथ कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है, वो समझ पाए क्या कि एनटीई आपने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, कितने डिटेल में किए, उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या एविडेंस आपने लिया, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको ऑडिट के दौरान फेस करने पड़े, आपने क्या जजमेंट बनाई और क्या कंक्लूजन पे आप पहुंचे। ये सारी बातें कोई भी एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका आपकी ऑडिट के साथ कोई लेना देना नहीं है वो समझ पाए। बस इतनी डिटेल में आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के टाइम ऑडिटर को और क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, स्पेसिफिक आइटम और स्पेसिफिक मैटर्स टेस्टेड, कि हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेक करी, हमने डेटर्स की एग्जिस्टेंस चेक करी, हमने किसका क्या चेक करा, आप वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके चलोगे। ठीक है जी। किसने वो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए और किसने वो प्रोसीजर्स को रिव्यू किया, ये वाली बातें भी आप रिकॉर्ड करके चलोगे। कह रहे हैं ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है अगर उसने मैनेजमेंट के साथ कोई डिस्कशन की है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स पर डिस्कशन की है, किस मैटर के बारे में डिस्कशन की है वो डॉक्यूमेंट करेगा, किसके साथ डिस्कशन की है वो डॉक्यूमेंट करेगा, कब करी है और किसके साथ करी है, हर एक चीज वो डॉक्यूमेंट करेगा। अगर उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसके फाइनल कंक्लूजन के साथ इनकंसिस्टेंट है तो ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा कि उसने उस इनकंसिस्टेंसी को कैसे एड्रेस किया, क्या उसने कोई और प्रोसीजर किए, क्या उसने अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई किया, अगर उसे कोई गलती मिली, कोई इनकंसिस्टेंसी मिली तो उसने उस इनकंसिस्टेंसी के साथ किया क्या, ये भी ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। सुनो, कह रहे हैं ऑडिट के दौरान ऑडिटर को एक इश्यू मिला ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट का। कंपनी ने रिस्ट्रक्चर्ड लोन लिए थे बैंक से और उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट सही नहीं था। अब हमें नहीं घुसना है उसके अंदर कि इंटरेस्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो कह रहा है कि सही नहीं था, एक इश्यू आया, इस मैटर को उसने सीएफओ के साथ डिस्कस किया और रिजॉल्व कर लिया। ठीक है जी। क्या अब इस बात को भी वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंट करना है? क्या लिखा था फिर हमने यहाँ पे कि टीसीडब्ल्यूजी के साथ, मैनेजमेंट के साथ जो भी सिग्निफिकेंट मैटर पे डिस्कशन करी वो उसको डॉक्यूमेंट करना है, कब करी, किसके साथ करी और मैटर क्या था, हर एक चीज उसको डॉक्यूमेंट करके चलनी। बात समझ में आ गया? तो अब कहानी वाला क्वेश्चन है, क्या करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, प्रोविजन, ये सारी बातें लिख के आओगे। फिर फैक्ट ऑफ द केस कि ऊपर क्वेश्चन में क्या कहानी बताई गई है, और कंक्लूजन। ठीक है जी, एक लाइन का कंक्लूजन, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन की लैंग्वेज आप क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी। फिर ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। कह रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एंटिटी को अपने अकाउंट्स बनाने ही है, हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी ही है। ठीक है, दोनों चीजें होंगी, कोई एक नहीं होगा, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, कॉमन सेंस की बात। फिर ऑडिटर को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में क्या इंक्लूड नहीं करने की जरूरत है? सर आप तो कहते सांस भी लेंगे तो भी डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या नहीं करेगा फिर? सुपरसीडेड ड्राफ्ट, ऐसा कोई ड्राफ्ट जो रिप्लेस कर दिया, आपने कोई कागज पे कैलकुलेशन करी, कोई चीज डॉक्यूमेंट करी, फिर आपको लगा कि वो इतनी सही नहीं है, आपने दोबारा नए कागज पे सही से चीजें डाल दी, तो वो है सुपरसीडेड ड्राफ्ट। प्रिलिमिनरी थिंकिंग, इनकम्प्लीट थिंकिंग, आप बस कागज पे रफ कॉपी की तरह सोच रहे थे कि मैं ये प्रोसीजर करूंगा, वो प्रोसीजर करूंगा, वो सब चीजें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। किसी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई एरर हो गया, उसको आपने ठीक कर दिया, तो मिस्टेक वाली कॉपीज इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और एक डॉक्यूमेंट को 2 बार 3 बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट है तो उसको आप हटा सकते हो। फिर वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन को आप टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर करोगे, डॉक्यूमेंटेशन को आप टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर करोगे ताकि उसकी क्वालिटी बढ़ सके, और बंदा अगर रिव्यू करना चाहे, अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लगता है तो सही से रिव्यू हो सके और उसका सही से लोग इवैल्यूएशन कर पाए कि आपने क्या एविडेंस लिया, किन कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे।
क्यों आपको टाइम से करना चाहिए? क्योंकि अगर ऑडिट खत्म हो गई और आपने उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चालू किया तो दे आर लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट। जो चीज़ आप साथ साथ में कर लोगे वो आपके दिमाग में फ्रेश है, वो सही लिखोगे, तो बाद में आप भूल जाओगे, आधी अधूरी चीज़ें लिखोगे, ठीक है। तो बाद वाली चीज़ें आर लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट। इस पे क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन क्या था इस पे? छठा क्वेश्चन था क्या, कह रहा है देखो, एक है सीए सोनाली, ठीक है जी, उसने ऑडिट करी लिस्टेड कंपनी की, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डाली 15 जुलाई 2022, वर्किंग पेपर इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, क्या एविडेंस लिए थे उसने, ये सब उसने प्रॉपरली असेंबल नहीं करा। अच्छा, ये असेंबली का क्वेश्चन है, ये प्रिपेरेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो इस पे अभी बाद में आते हैं। फिर देखो ऑडिट फाइल, ऑडिट फाइल क्या कह रहा है, वन और मोर फोल्डर्स। ला मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऑडिट फाइल कैसी होती है। ये देखो, ये साहब चिंटू पिंटू चिंकी मिंकी, 4 आर्टिकल हमारे, चारों ने ढेर सारा काम किया और अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा कर लिए। अब ऑडिट कंप्लीट हो गई है, हमने चारों को शाबाशी दी और इन चारों से इनके कागज छीन लिए कि भैया तुम इधर लाओ, तुम गुम कर दोगे। अब ये चारों कागज को हम फर्म की ऑडिट फाइल में लगा देंगे ताकि कल को कोई बंदा रिव्यू करने आए बाहर से तो हम एक जगह से ले सके। कल को चिंकी जी का मन बदला, इन्होंने कहा नहीं मैं तो आपकी फर्म में काम नहीं करूंगी, मैं तो कहीं और जाऊंगी, मेरी तो बहुत वैल्यू है मार्केट में, तो मैं तो बाहर जाके काम करूंगी, तो अब हम बाद में इनके पीछे कहाँ घूमेंगे कि चिंकी जी आपने जो ऑडिट करी थी उसकी फाइल दे दो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन दे दो। तो सबसे आप टाइमली बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हो और ऑडिट फाइल में असेंबल कर लेते हो। क्या टाइम? 60 दिनों के अंदर आपको ये फाइल असेंबल करनी होती है और फाइल बनने के बाद आप 7 साल तक उसको संभाल के रखते हो ऑडिट एंगेजमेंट्स के केस में, ठीक है जी। ये 60 दिन और ये 7 साल ऑडिट के केस में एप्लीकेबल होते हैं। बाकी अगर आपने रिव्यू कराया है, अगर आपने रिलेटेड सर्विस दी है, तो उसके लिए एंगेजमेंट पार्टनर या फर्म का पार्टनर बताएगा कि कितने टाइम में आपको कर लेना चाहिए, ठीक है जी। तो ये कह रहा है ऑडिट फाइल क्या है, एक या एक से ज़्यादा फोल्डर या स्टोरेज मीडिया, चाहे फिजिकल फाइल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने फोल्डर्स में जमा करके रखा हो, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हो डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी एक एंगेजमेंट के, कि आपने रिलायंस की एंगेजमेंट करी तो उसके सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए उसमें। असेंबली ऑफ द फाइल कह रहा है कि आपको टाइमली बेसिस पे असेंबली कर लेनी चाहिए। SQC1 बोलता है कि फर्म को पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सारे लोग टाइमली बेस पे फाइल को असेंबल कर ले। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर आपको असेंबल कर लेनी है। 60 दिन कब से? जिस दिन से आपने ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट उनको दे दी, उसके बाद से 60 दिन का टाइम हम आपको देते हैं कि ये सारे कागज पत्तर इकट्ठे करके एक फाइल में लगा लो। हमें बस इकट्ठा करके एक फाइल में लगाना है, तो क्या हमें कोई नया प्रोसीजर करने की जरूरत है? नहीं है। तो इसलिए हम कोई प्रोसीजर्स नहीं करते, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसमें कोई प्रोसीजर्स नहीं होते, कोई कंक्लूजन्स नहीं निकलते, ठीक है। आप क्या कर सकते हो असेंबली के दौरान? आप डिलीट कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो सुपर सीडेड डॉक्यूमेंटेशन जिनको आपने रिप्लेस कर दिया, आप सोर्ट कर सकते हो, कोलेट कर सकते हो, एक दूसरे वर्क पेपर को आपस में क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो, कंप्लीशन चेकलिस्ट को साइन ऑफ कर सकते हो कि आर्टिकल ने टिक 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 कर रखा है कि मैं ये कराया, तो उसके सीनियर ने रिव्यू भी कर रखा है टिक 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 टिक, अब बस नीचे साइन कर दे रहा है कि भैया ठीक है ये पूरा हो गया। Documenting audit evidence, the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of engagement team before the auditor's report. अगर आपका कोई मिनट ऑफ मीटिंग रह गया था वो आप अब लिख सकते हो, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, अग्री कर लिया था एंगेजमेंट टीम के साथ, पहले ही सब अग्री थे, उस बात को अब आप लिख सकते हो। कह रहे एक बार असेंबली हो गई कंप्लीट, उसके बाद आप कोई भी चीज डिलीट डिस्कार्ड नहीं करोगे रिटेंशन पीरियड के खत्म होने तक। रिटेंशन पीरियड कितना होगा? कम से कम 7 साल का होगा। SQC1 बोलता है कि फर्म को पॉलिसी बनानी चाहिए रिटेंशन पीरियड के लिए। 7 साल कब से? ऑडिटर रिपोर्ट की डेट से या फिर ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट की डेट से। फिर वो कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंट करोगे सिग्निफिकेंट मैटर्स और रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। क्या क्या चीजें आप डॉक्यूमेंट करोगे? सिग्निफिकेंट मैटर और जहां जहां इंपॉर्टेंट मैटर्स और जहां जहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, ज्यादा जजमेंट लगानी पड़ी। कैसे पता लगेगा? कह रहा है यार अगर किसी प्रोसीजर से आपको अंदाजा मिल रहा है कि भैया यहाँ पे गलती हो सकती है तो वो पक्का इंपॉर्टेंट मैटर है। दूसरा, किसी चीज की वजह से आपको अपना रिस्क का असेसमेंट रिवाइज करना पड़ रहा है,
आपको पहले लगा था गलती होने का रिस्क है 10%। अब कोई नया एविडेंस मिला, कोई नया फ्रॉड मिला, अब आपको लग रहा है कि भैया रिस्क है 25%, तो वो एक से इम्पोर्टेंट मैटर हो गया। जहां पर आपको प्रोसीजर्स लगाने नहीं दिए जा रहे, मैनेजमेंट नखरे कर रही है, तो पक्का वहां पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। और फाइंडिंग्स जिससे या तो आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे कि भैया गलती मिलेगी, कोई ऐसी गलती जिसकी वजह से आपने अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करी तो वो पक्का इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी ऐसी बात जो ईओएम पैराग्राफ डालने पे आपको मजबूर कर रही है। ईओएम क्या होता है? ई बोले तो इधर देख ले, इधर, अरे तुमको नहीं बोल रहा, ई की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इधर देख ले इधर, यानी कि ईओएम में हम बताते हैं कि भैया मैनेजमेंट ने फलानी 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 चीजें डिस्क्लोज कर रखी है जो तेरे समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तू उधर जाके पढ़ ले उसको, सारे मत पढ़ लेकिन कम से कम जोन से 4 नोट्स मैंने बताए वो तो पढ़ ले। तो दैट इज ईओएम पैराग्राफ। तो पक्का वो कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा तो उसको आप सिग्निफिकेंट मैटर कंसीडर करोगे। ऐसी कोई भी जगह जहां पे आपने अपनी जजमेंट बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी उसको आप डॉक्यूमेंट करोगे, वो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट मैटर हो जाएगा, जहां पे अपना दिमाग आपने बहुत ज्यादा लगाया। कह रहा डॉक्यूमेंटेशन से क्या फायदा होता है? इससे आप एक्सप्लेन कर पाते हो कि भैया मैं इस फलाने कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा, और आप बता पाते हो कि भैया मैंने जो भी जजमेंट्स ली है वो क्वालिटी वाली जजमेंट है, मैंने कोई भी आलसपन नहीं किया है, मैंने हर एक चीज चेक करी और फिर किसी कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं। डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए ज्यादा जरूरी है, किसके इंटरेस्ट की है? वो बंदा जो चेक करने आएगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन को, या तो क्वालिटी रिव्यू वाला बंदा या फिर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन वाला बंदा। जब वो चेक करेगा तो वो क्या चेक करेगा? क्लाइंट पे तो जाएगा नहीं कि भाई दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा, वो आपके पास आएगा और देखेगा कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स किए, क्या क्या एविडेंसेस लिए, क्या क्या कंक्लूजन निकाले, तो वो आपके वर्किंग पेपर्स देखेगा। पर सर हमने तो सुना था कि वर्किंग पेपर ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी को देगा नहीं, तो वो दे नहीं रहा है, वो सिर्फ चेक करा रहा है कि मैंने अपना काम सही से किया है कि नहीं किया है, ठीक है जी। और उनके लिए भी वर्क पेपर्स बहुत जरूरी है जो अगली बार ऑडिट करने वाले। अब चिंकी जी छोड़ के चली गई तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर फर्म की प्रॉपर्टी है, तो अगली बार चिंकी की जगह कोई और आएगा तो वो चिंकी के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखेगा और समझेगा कि पिछली बार क्या क्या हुआ था और इस बार क्या क्या करना है, ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर मैटर्स और जजमेंट सिग्निफिकेंट हो जाती है। कह रहा है कि भैया जहां पर कोई रिक्वायरमेंट बोलती है कि भैया ऑडिटर को ये चीज तो कंसीडर करनी ही करनी है, लो ने बोला कि भैया ऑडिटर ये चीज तो देखेगा ही देखेगा, तो वो आइटम उसके लिए जरूरी हो जाएगी, अब उसको वो देखनी ही है, ठीक है। जहां पर उसने सब्जेक्टिव जजमेंट की रीजनेबलनेस पे तसल्ली ली है, फॉर एग्जाम्पल एंटिटी ने कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाया था, ये मशीनरी इतने टाइम चल जाएगी, तो अब एंटिटी का एस्टिमेट गोइंग कंसर्न के बारे में एस्टिमेट लगाया कि भैया हमारी कंपनी इतने टाइम तक चल जाएगी, कैश फ्लो ऐसे ऐसे आ जाएंगे, ये है वो है, तो ऑडिटर ने अपने आप को सेटिस्फाई किया होगा। एस्टिमेट का तो मतलब ही अंदाजा है, श्योरिटी तो है ही नहीं कि हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा कि भैया ये एस्टिमेट जो है सही है कि नहीं, तो उसने अपने आप को कैसे सेटिस्फाई किया वो भी डॉक्यूमेंट करेगा, वो उसके लिए एक सिग्निफिकेंट मैटर बन जाएगा। और ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जहां पर उसको पहली नजर में लगा कि भैया ये तो फ्रॉडिया डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर जब वो डिटेल में गया तो उसको पता चला कि भैया ये डॉक्यूमेंट फ्रॉडिया नहीं है, सही है, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट मैटर बन जाएगा उसके लिए जो बाद में बंदा रिव्यू करने आने वाला है, क्योंकि उसको भी फिर पहली नजर में यही लगेगा ये तो फ्रॉडिया डॉक्यूमेंट है, इसने इस पे कैसे रिलाई कर लिया। तो आप डॉक्यूमेंट करो और बताओ कि भैया ये प्रोसीजर्स करे थे तो मेरे को पता चला कि फ्रॉडिया डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है जी। फिर है लास्ट में कंप्लीशन मेमोरेंडम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, यही है ना बस लास्ट पेज, हाँ यही है। कह रहा है कि ऑडिटर ने पूरी ऑडिट कंप्लीट करी, आखिरी में एक समरी बना लेगा जिसको हम बोलेंगे कंप्लीशन मेमोरेंडम, जिसमें इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है उसकी एक समरी बना लेगा कि भैया इस ऑडिट में हमने 50 चीजें चेक करी थी लेकिन ये 10 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनकी एक समरी रिटेन करके रखेगा, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर जो भी इंपॉर्टेंट मैटर उसने आइडेंटिफाई करे और उसको कैसे एड्रेस करा। इस समरी से होगा क्या, जो बंदा रिव्यू करने आएगा वो बहुत जल्दी इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से रिव्यू कर पाएगा क्योंकि उसने सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। देखो
जो सामने वाला बंदा आएगा वो पूरी ऑडिट तो दोबारा करेगा नहीं, तुम्हारी ऑडिट को सैंपल बेसिस पे चेक करना चाहेगा। तो अगर तुम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन की एक समरी बना दोगे तो उसके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे बच्चे कीवर्ड हाईलाइट करके आया करो, क्योंकि तुम अगर कीवर्ड हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर तुम्हारी आगे पीछे की लैंग्वेज पढ़ेगा ही नहीं, वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है इसको आता ही है। सिमिलरली जब हमें पता है कि भैया अगर हम समरी बना देंगे तो सामने वाला आएगा सिर्फ समरी देखेगा, इंपॉर्टेंट मैटर्स उसने देख लिए, फिर वो कहेगा ठीक है जब इंपॉर्टेंट मैटर्स ठीक ही है तो और क्या बोलूँ, फिर वो बाकी की चीज़ चेक नहीं करेगा, फालतू में बाल की खाल नहीं निकालेगा, गलतियां पकड़ी नहीं जाएगी। तो ये भी एक हिडन एजेंडा रहता है हमारा समरी बनाने के पीछे। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं कि समरी बनाने से ऑडिटर को मदद हो जाती है ये समझने में कि क्या कोई ऐसा एस्से का ऑब्जेक्टिव है जो वो अचीव नहीं कर पाया। एस्से 200 का, एस्से 500 का, एस्से 600 का, कोई एस्से का ऐसा ऑब्जेक्टिव है क्या जो वो अचीव नहीं कर पाया, और उस ऑब्जेक्टिव के अचीव ना हो पाने से वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाया, यानी कि रीजनेबल अश्योरेंस नहीं ले पाया। ये भी जब वो समरी बनाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ओनरशिप किसकी है, तुम्हें पता है कि भैया डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, लेकिन अपनी मर्जी से वो मैनेजमेंट को पोर्शन या एक्सट्रैक्ट दे सकता है, डिस्क्लोजर दे सकता है, अगर उसको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, कि ऐसा नहीं हो कि उसने डिस्क्लोजर किया, उसने अपने वर्क पेपर दिखाए और उसके काम की ही वैल्यू कम हो गई, और ऐसा भी नहीं हो कि उसकी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रही हो। सर काम की वैल्यू कैसे कम होगी, एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ कि मान लो तुमने पकड़ा कि भैया ये कंट्रोल में कमी है और यहाँ से फ्रॉड हो सकता है, तुमने कहा मैनेजमेंट ये देखो ये कंट्रोल में कमी है और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, तो प्लीज़ इसको ठीक कर लो। मैनेजमेंट कह रही साहब बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, आपने फ्रॉड होने से बचा लिया, हम ना इसको पक्का ठीक करा लेंगे। आप गए घर पे खुश होके, आपने अपने आप को शाबाशी दी, क्या बात है क्या बात है। अगले दिन आप आए, मैनेजमेंट ने ताला लगा रखा था, आपने टीवी चलाया, आपने देखा कि मैनेजमेंट ने उसी सेम तरीके से फ्रॉड करा और मैनेजमेंट भाग गई। तो आप क्यों आए थे, शेयर होल्डर का फायदा कराने के नुकसान कराने, फायदा कराने, लेकिन करा दिया क्या, नुकसान। तो उल्टा ही कुछ करा दिया आपने, आपके काम की वैलिडिटी ही खत्म हो गई। तो आपको ये देखना है डॉक्यूमेंटेशन को दिखाते टाइम कि ऐसा नहीं हो कि आपके काम की वैल्यू ही खत्म हो जाए। दूसरा, आप सब कुछ दिए जा रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कहा कि मैं दे सकता हूं मेरी इच्छा, तो जो जो वो मांग रहा है आप दिए जा रहे हो, जो जो वो मांग रहा है आप दिए जा रहे हो। तीसरे बंदे को क्या लगेगा कि तुमने पक्का पैसे लिए होंगे, तभी तुम सारी बात माने जा रहे हो, सारा ही कुछ दिए जा रहे हो। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी इंडिपेंडेंस यहाँ पर हो। इंडिपेंडेंस मैंने आपको समझाया था दो तरह की होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। एक ऑडिटर को दिमाग से तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, पर दिखना भी चाहिए सामने वाले बंदे को, तभी वो उसका भरोसा बढ़ा पाएगा। कह रहे हैं कंपनी के केस में मेन ऑडिटर कंसीडर करेगा ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को, ना कि उसके वर्किंग पेपर्स को। वो ब्रांच ऑडिटर से क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, ब्रांच में विजिट कर सकता है, पर उसके वर्किंग पेपर्स की कॉपी तो नहीं मांग सकता। ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स ब्रांच ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो उससे नहीं मांग सकता है। ब्रांच ऑडिटर के पास कोई कंपल्शन, कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो अपने वर्किंग पेपर की कॉपी प्रिंसिपल ऑडिटर को दे ही दे, ये उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी खुद की मर्जी है। ठीक है जी। यहाँ पर आपका एसए 230 और ये डॉक्यूमेंटेशन खत्म होता है, विद क्वेश्चंस खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस पढ़ के मजा आया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज तुम्हें समझा देना चाहता हूँ, सुनो जी। कहाँ से गेम पलटा मेरा, इंटर में तो मेरे अटेम्प्ट लग रहे थे लेकिन फाइनल में नहीं लगे। एक बहुत मेजर शिफ्ट मेरे माइंडसेट में आया, मेरे को समझ में आया कि भाई एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तुम कहोगे भैया ये तो मुझे भी पता है, नहीं तुम्हें नहीं पता है। ये चैप्टर 4 मार्क का है, 4 पेज का चैप्टर है, सिर्फ 4 पेज का चैप्टर तुमको 4 मार्क दे रहा है। और मैंने अक्सर बच्चों को देखा कि यार ये तो क्या ही चैप्टर है, ये कोई 4 मार्क का चैप्टर है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, इसमें भी क्या ही करने का। अरे भाई 4 करके ही 40 बनते हैं। ये बात को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज़्यादा बेहतर। ये जो तुम ABC एनालिसिस करके जाते हो ना, C कैटेगरी में, वो सारे छोटे छोटे चैप्टर छोड़ के जाते हो, वही तुम्हारी नैया डुबाते हैं। 4 करके 40 बन जाते हैं और तुम्हारा पहला टारगेट 40 का है, 80 का नहीं है। पहले 40 का होगा,
फिर 60 का होगा, फिर 80 के टारगेट पे आओगे। सीधा 80 पे नहीं आओगे, 80 तक आने के लिए पहले 40 तक पहुंचना पड़ेगा, और 40 लाने के लिए पहले उस 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 नंबर को, 2 नंबर को इग्नोर नहीं करना। 4 करके 40 बनते हैं, ये आज की वीडियो का तुम्हारा गुरु मंत्र है। तो लिख के जाना नीचे कमेंट में, ताकि सब बच्चों को समझ में आए कि हाँ 4 करके 40 बनते हैं, और मुझे समझ में आए कि तुम्हें ये बात समझती है। ठीक है जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मुझे बता देना कमेंट करके कि कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए उस टॉपिक को ईजी बना के लाऊं। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा।